नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। आज मैं आपसे रूबरू हूँगा कि एमएस वर्ड में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार की डिफिकल्टी का लेवल आपको एपीएस की और अन्य परीक्षाओं में फेस करना पड़ता है। तो कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न मैं बात कर लूंगा। यहाँ पर बायलैंग्वेज लैंग्वेज में हम बात करेंगे, कुछ इंग्लिश के प्रश्न भी हैं, कुछ हिंदी में भी। लेकिन आपको पेपर में बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद आप इनके सही उत्तर दे पाएंगे। मैं आज आपसे कुछ प्रश्नों की बात करूंगा। यह प्रश्न दिखने में इजी है दोस्तों, लेकिन इनकी जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है, जिनको ध्यानपूर्वक अगर नहीं पढ़ा गया तो आप अपने पेपर में गलती कर सकते हैं। इंग्लिश के कंपैरेटिवली हिंदी मोर देन टफ होती है, जिसको ध्यानपूर्वक अगर नहीं पढ़ा गया तो आप गलती जरूर कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, क्षैतिज पट्टी के बाईं ओर क्या रखा गया है। दोस्तों, कई बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको देखते ही पता नहीं लगेंगे कि वो प्रश्न किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो आपको विकल्पों को देखकर यह पता लगाना पड़ेगा कि वो प्रश्न कहां से रिलेटेड है। जैसे ए ऑप्शन है घर, बी संकेतक, और सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब, और डी है व्यू बटन। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका जो सही है दोस्तों वो हमारा व्यू बटन है। यानी दोस्तों ये प्रश्न है पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट में जो बाईं तरफ का एरिया दिखता है वो आपकी स्लाइडों का, सभी स्लाइडों का छोटा रूप यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रदर्शित होता है। तो आप इस एरिया की बात हो रही है। बात करें क्षैतिज पट्टी की, तो क्षैतिज पट्टी किसको कह के संबोधित कर रहा है, क्योंकि पावर पॉइंट का जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है। लैंडस्केप को हिंदी में क्षैतिज बोला जाता है। तो इसीलिए जो प्रश्न में बात की जा रही है वो प्रश्न में बात की जा रही है क्षैतिज पट्टी। इस लेफ्ट साइड के एरिया को व्यू एरिया, व्यू बटन एरिया या फिर थंबनेल एरिया भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यू बटन। एमएस वर्ड स्क्रीन पर आप क्षैतिज स्प्लिट बार का पता कहां से लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। कहां से लगा सकते हैं? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष से, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के नीचे, क्षैतिज स्क्रॉल बार के बाएं और क्षैतिज स्क्रॉल बार के दाहिने भाग पे। दोस्तों, एमएस वर्ड स्क्रीन पर आप क्षैतिज स्प्लिट बार, यानी स्प्लिट का मतलब होता है पेज को टूटना, तो बात कर रहा है ये आपसे क्षैतिज स्प्लिट बार। तो स्प्लिट बार यानी क्षैतिज बार दो प्रकार के होते हैं। एक ये क्षैतिज बार, रूलर बार आपको दिख रहा है, और एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो इस एरिया की वो बात कर रहा है कि आपका पेज कहां से स्प्लिट होता हुआ दिखता है, यानी मार्जिन एरिया और मेन पेज में एरिया में जो डिफरेंस है वो आपको क्षैतिज एरिया में दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करके ऊर्ध्वाधर लाइन आपको, यानी वर्टिकल लाइन आपको प्रदर्शित हो रही है। इसलिए वो प्रश्न बात कर रहा है वर्ड से, जो आपको प्रश्न में ही क्लियर हो रहा है। तो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष पर आपको ये प्रदर्शित होगा। क्षैतिज स्प्लिट बार का पता चलता है। जैसे स्प्लिट बार, अगर आप ये ऊर्ध्वाधर है और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्षैतिज स्प्लिट बार का पता चल रहा है कि हेडर एरिया कौन सा है और पेज पर लेखन कार्य लिखने का एरिया कौन सा है। तो ऊर्ध्वाधर आपको स्तंभ ये दिख रहा है और इस पे क्षैतिज स्प्लिट एरिया, जहां से पेज का एरिया अलग है, ऊपर आपका हेडर का एरिया कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष पर। तो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के शीर्ष पर इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण वहां नहीं रखा जा सकता जहां टैब रुकता है। तो दोस्तों देखिए, काफी डिफिकल्ट हिंदी है। संरेखण आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन संरेखण को इंग्लिश में अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अगर आप कहते हैं कि संरेखण के स्थान पर अगर ये सिधाई लिख के दे देते तो समझ में आ जाता, लेकिन एपीएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का लेवल है, हिंदी दोस्तों टफ अवश्य ही रहेगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं संरेखण का मतलब अलाइनमेंट है। कहां नहीं रख सकते? जहां पर वहां नहीं रखा जा सकता जहां टैब रुकता है। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर डी, और डी है संरेखण का औचित्य सिद्ध करें। संरेखण का औचित्य का मतलब है अलाइनमेंट। 4 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ड में बात करूं तो अभी आपको कोई भी लेखन कार्य में यहां पर लिख के दिखाता हूं, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, और जस्टिफाई से आपका लेखन कार्य दोनों ओर से समान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पैराग्राफ यहां पर हमने ले लिए हैं। पैराग्राफ आपके सामने है। मैं टैब एरिया दबा रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये
आपका लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट के साथ टैब दबा रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट, यानी कंट्रोल एल से लेखन कार्य लेफ्ट ओर, कंट्रोल आर से लेखन कार्य सिधाई दाईं ओर, कंट्रोल ई से लेखन कार्य सिधाई बीचों बीच, और कंट्रोल जे से दोनों ओर से अलाइनमेंट हमारा पेज बिल्कुल समान हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न ये कह रहा है कि टैब की पोजीशन पर हम अपने अलाइनमेंट को, संरेखण को सेट कर सकते हैं। तो टैब पोजीशन 0.5 पर आप देख सकते हो शिफ्ट होता है, शिफ्ट टैब से वापस आता है। तो संरेखण आप यानी अलाइनमेंट आप टैब पोजीशन पे सेट नहीं कर सकते। कंट्रोल एल से लेफ्ट ओर, कंट्रोल आर से राइट ओर, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई फॉर्मेट में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है कि संरेखण का औचित्य हमने सिद्ध किया कि अलाइनमेंट को टैब पोजीशन पर नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। व्हाट पर्पस डू बुकमार्क सर्व? इंग्लिश का प्रश्न है। टू सर्व दिस डॉक्यूमेंट इन द स्पेसिफिक लोकेशन, यानी आप किसी सेव डॉक्यूमेंट की किसी निश्चित जगह पर। टू सेव अ वेबसाइट यूआरएल फ्रॉम फ्यूचर रेफरेंस, आप किसी सेव वेबसाइट का यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करा सकते हैं। टू यूज द डॉक्यूमेंट फॉर सर्च, आप डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। टू सेव अलाइनमेंट एज इट एज, यानी आप उस अलाइनमेंट को, सिधाई को सेव करने के लिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। क्यों होगा इसका राइट आंसर? टू सर्व अ वेबसाइट यूआरएल फ्रॉम फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों ये जो बुकमार्क का प्रश्न है, ये आपको विकल्पों से पता लगाना होगा कि ये प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से नहीं, ये प्रश्न वेब ब्राउजर से संबंधित है। वहां पर आप अपने किसी भी प्रकार के वेब ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी होती है। यानी बुकमार्क एक ऐसा विकल्प है जो वेब ब्राउजर में अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज को भविष्य में यूज करने के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, और उस पेज पर अगली बार डायरेक्ट पहुंचने के लिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई विशेष पेज पर आप पहुंच गए हैं, कि कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और अभी आपके पास दस्तावेज अवेलेबल नहीं है फॉर्म को भरने के, तो आप उस पेज पर बहुत ढूंढ के, बहुत घूम फिर के पहुंचे हैं, तो आप उसी पेज को कंट्रोल डी की सहायता से यानी बुकमार्क की सहायता से सेव करा लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम पर बैठेंगे तो एक सिंगल क्लिक में आप डायरेक्ट उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। ये है बुकमार्क। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है पांचवा, कि व्हाट फंक्शन अलाउ यू टू टाइप स्ट्रेट कोटेशन इन प्लेस ऑफ स्मार्ट कोट्स? स्मार्ट कोट्स क्या होते हैं दोस्तों? कोई ऐसे मुहावरे या ऐसी लाइनें जो महत्वपूर्ण हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑटो फॉर्मेट एज योर टाइप, यानी ऐसे स्ट्रेट कुछ ऐसे डिजाइन ऑटो फॉर्मेट जो पहले से बने हो, जैसी जरूरत आपको हो उसके अनुसार आपने उस डिजाइन टेम्पलेट को चुन लिया, यानी कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग पहले से अवेलेबल हो, यानी ऐसे फंक्शन जो पहले से अवेलेबल हो जिनका आप चुनाव कर सकें। तो इसीलिए स्ट्रेट कोटेशन का मतलब है कि ऐसा कोटेशन जो आपको लिखा लिखाया मिले, यानी ऐसी डिजाइनिंग जो आपको बनी बनाई मिले। तो ऑटो फॉर्मेट एज योर टाइप इसका सही उत्तर होगा। What does कंट्रोल डी डू? कंट्रोल डी क्या करता है? तो कंट्रोल डी का प्रश्न जो है वो आप सभी को पता है कि कंट्रोल डी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका फिल डाउन होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट होती है। तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी प्रश्न कंट्रोल डी का है, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि प्रश्न वर्ड से है, एक्सेल से है कि पावर पॉइंट से है, उसके लिए आपको विकल्पों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं कि कंट्रोल डी किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने जब ऑप्शन पढ़े टू ऐड ए डायगोनल डायलॉग फोल्डर कि बुकमार्क एंड यूआरएल इज एडेड आल्सो, और overwritten the Google Sheet in Microsoft Excel to insert any subfolder in desktop to save in URL in a system, none of these। तो दोस्तों प्रश्नों को यानी विकल्पों को पढ़कर आपको क्या पता लगा कि ये ना तो एक्सेल से है, ना ही वर्ड से, ना ही पावर पॉइंट से। अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपसे बात करी, ये जो विकल्प है ये विकल्प है वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर में शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल डी की बुकमार्क के लिए, यानी जो इसका सही उत्तर है वो है bookmark of the URL is added and also content can be overwritten in Google Sheet
एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी किसी भी प्रकार के फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम अपने बुकमार्क को कंट्रोल डी की सहायता से सुरक्षित करा सकते हैं। व्हाट डज कंट्रोल जी? कंट्रोल जी क्या काम करेगा? कंट्रोल जी, गो टू टैब इज एक्टिवेटेड व्हाइल द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज ओपन। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या समझ में आया? कंट्रोल जी जो शॉर्टकट कमांड है वो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। जैसे ही मैं वर्ड पर कंट्रोल जी दबाता हूं तो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं जो टैब ओपन हुआ है वो गो टू पे हुआ है। तो आप किसी भी निश्चित पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट आदि पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो गो टू की सहायता से आप डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित जगह पर डायरेक्टली पहुंच पाओगे। तो ये प्रश्न आपको मिला जो वर्ड एक्सेल से संबंधित था। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एच। तो दोस्तों कंट्रोल एच जो शॉर्टकट कमांड होती है वो रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड है। तो इसका जो राइट आंसर है, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस टूल टू द लेट्स यू सर्च फॉर अ कैरेक्टर, वर्ड, फ्रेज एंड रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स। मतलब किसी प्रकार के निश्चित शब्द, पंक्ति आदि को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए रिप्लेस करके फाइंड की मदद से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद रिप्लेस की मदद से उसको बदला जाएगा। यानी किसी निश्चित शब्द को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ और किसी निश्चित शब्द को किसी निश्चित शब्द से बदलने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। तो ये रिप्लेस के लिए ऑप्शन बना है। जैसे आप देख सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कई सारे वीडियो शब्द हैं। आप चाहते हैं जितने भी वीडियो शब्द हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन है, वीडियो शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा। आप चाहते हैं कि वीडियो शब्द रिप्लेस हो जाए ऑडियो में। तो यहाँ पर होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आप ऊपर वो शब्द लिख दीजिए जिसको रिप्लेस कराना है, तो मैंने वीडियो मेंशन कर दिया, और नीचे वो आप शब्द लिख दीजिए जो आपको रिप्लेस कराना है, ऑडियो लिख दिया। अगर मैं रिप्लेस का चुनाव करूंगा तो एक वीडियो के स्थान पर वीडियो ऑडियो हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल का चुनाव कर दूंगा तो जितने स्थान पर डॉक्यूमेंट पर वीडियो शब्द लिखा है वो ऑडियो में रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। इसने मुझे बोला ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। यानी डॉक्यूमेंट में 4 प्रकार के हमारे पास क्या ऑप्शन थे? वीडियो थे जो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो शब्द था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा वीडियो शब्द था जो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया। तो रिप्लेस किसी निश्चित शब्द को किसी निश्चित शब्द से रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लुक्ड एट यूजिंग द फाइंड टैब? यानी फाइंड टैब में क्या मिलता है? फाइंड की मदद से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट ढूंढ सकते हैं, कैरेक्टर, सिंबल, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम कंट्रोल एफ की मदद से किसी भी प्रकार का निश्चित शब्द, पंक्ति, कोई सिंबल, कोई कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल एफ दबाएंगे या फिर होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड पर क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूं यहां पर एफ शब्द को ढूंढना, तो फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करूंगा तो आप यहां से ध्यान से देखिए जितने भी एफ हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। सभी एफ को डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ दिया गया है। तो कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो फाइंड है। जैसे आपने कैरेक्टर ढूंढ लिया, फॉर्मेटिंग ढूंढनी है तो फॉर्मेटिंग भी ढूंढ सकते हैं आप। जैसे आपको कोई कैरेक्टर चाहिए कि मैं यहां पर कुछ एफ को क्या कर देता हूं, जैसे ये एफ है आपके सामने, इस एफ को लाल कलर दे देता हूं, ये रेड कर दिया। और एक दो एफ मेरे यहां पर हैं, इन एक एफ को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी रेड कर दिया। तो दोस्तों 2 एफ आपके सामने रेड कलर के हैं। तो मुझे यहां पर फाइंड पर जा रहा हूं, एडवांस फाइंड का चुनाव किया, तो मैं एफ को ढूंढना चाहता हूं तो मैं यहां एफ लिख दूंगा। लेकिन मोर पे क्लिक करके, फॉर्मेट पर क्लिक करके, फॉन्ट में जाकर यहां पर मैं कलर ऑप्शन और ऐड कर दूंगा, फॉन्ट कलर रेड, और जैसे ही मैं ओके करूंगा यानी मुझे अब जो ढूंढना है वो रेड कलर का एफ ढूंढना है। और मैं फाइंड इन के अंदर मेन डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एफ बहुत जगह पर है दोस्तों, लेकिन इसने जो हाईलाइट किया है, जो सेलेक्ट किया है, वो ये वाले 2 एफ फाइंड करे हैं जो लाल रंग के हैं। तो इसी प्रकार इसका क्या तात्पर्य हुआ कि हम किसी फॉर्मेटिंग को भी फाइंड कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं और किसी सिंबल को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई सिंबल आप बना दीजिए डॉक्यूमेंट में, और जैसे @ सिंबल हमने कहीं बना दिया और उसे फाइंड करना है तो उसको भी आसानी पूर्वक फाइंड कर सकते हैं। मैंने @ बना दिया, कर्सर कहीं और रखिए, फाइंड पर गया, एडवांस फाइंड का चुनाव किया और यहां पर @ सिंबल बना दिया,
फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और जैसे ही क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे आप @ सिंबल को भी फाइंड कर पाएंगे। तो किसी निश्चित सिंबल आदि को भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूं। आप कहेंगे कि रन नहीं हुआ। रन दोस्तों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये @ के साथ फॉर्मेटिंग लगी है रेड कलर की, तो आपको इसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से नो फॉर्मेटिंग कर दिया। अब ये @ को फाइंड करेगा मेन डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैं क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं ये @ फाइंड हो चुका है। इसी प्रकार कोई और सिंबल ऐड कर देता हूं। मैं यहां पर हैश सिंबल ऐड कर दिया। कर्सर आपका कहीं और रख देता हूं और एक और मैंने हैश सिंबल यहां पर ऐड कर दिया। कर्सर आप कहीं और रख दीजिए। फाइंड पर जाइए, एडवांस फाइंड का चुनाव कीजिए और यहां पर हैश कर दीजिए। फाइंड इन के अंदर मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो जो आपने स्पेशल सिंबल बनाए थे हैश, वो दोनों हैश यहां पर फाइंड हो चुके हैं। तो फाइंड की मदद से आप ढूंढ सकते हैं किसी भी कार्य को। किसी पृष्ठ का शीर्ष लेख या पाद लेख, दोस्तों ऐसी हिंदी बहुत खतरनाक होती है, यानी कई बार आपको उसे डबल मीनिंग पर भी बात को ले जाएंगे कि शीर्ष लेख तो दोस्तों समझ में आ रहा है ऊपर का हिस्सा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाद लेख? पाद लेख का मतलब है सबसे नीचे का हिस्सा, यानी तल पर उपस्थित बात को आप पाद लेख बोल सकते हैं। यानी ये बात कर रहा है शीर्ष का मतलब हेडर की और पाद का मतलब फुटर की। तो पाद को यहां पर फुटर से संबोधित किया गया है। तो पूछ रहा है स्वचालित रूप से। स्वचालित का मतलब हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब हो गया डिफॉल्ट रूप से। तो डिफॉल्ट रूप से हेडर फुटर कहां लगता है दोस्तों? तो विकल्प है आपका उपरोक्त में से विकल्प डी हमारा सही है, प्रत्येक पृष्ठ पर। यानी आप सभी को पता है कि हेडर फुटर जब हम लगाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से वे आपके प्रत्येक पृष्ठ पर ऑटोमेटिक लग जाता है। हेडर फुटर को 3 प्रकार से लगा सकते हैं, पहले पेज को छोड़कर, सभी पेजों पर, ऑड पेजों पर या फिर इवन पेजों पर। हेडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेडर का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा। यानी जब इंसर्ट पे जाके आप हेडर का चुनाव करेंगे हेडर पर, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर का, ये वाला एरिया, ये हेडर है। और अगर गो टू फुटर पे क्लिक करूंगा तो पेज के तल वाला हिस्सा हमारा फुटर कहलाता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेट, टाइम, पेज नंबर, इमेज आदि लगा सकते हैं। और एक बार हेडर फुटर लगाने पर वह आपके सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा। इनमें से कौन सा टूलबार आपको फॉन्ट के आकार को बदलने में अनुमति करता है? स्वरूपण। स्वरूपण मतलब दोस्तों फॉर्मेटिंग हो गया। विकल्प उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बी है स्वरूपण और स्वरूपण का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। दोस्तों ये प्रश्न 2003 से है। 2003 संस्करण में रिबन और टैब नहीं होते थे, उसमें मेन्यूज होते थे और टूलबार्स होते थे। फॉर्मेटिंग टूलबार और स्टैंडर्ड टूलबार 2003 संस्करण का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यानी फॉन्ट का आकार आप किसी भी प्रकार की रूपरेखा में अगर परिवर्तन करना है, क्योंकि फॉन्ट का आकार भी स्वरूपण के अंतर्गत आता है। स्वरूपण का मतलब हो गया रूपरेखा में परिवर्तन, मतलब फॉर्मेटिंग में परिवर्तन। तो स्वरूपण की मदद से आप, फॉर्मेटिंग टूलबार की मदद से आप लेखन कार्य की रूपरेखा यानी उसके साइज आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग वर्तनी जांच? वर्तनी जांच में आप देख सकते हैं, सभी को, आप लोगों को पता है कि आप किसी भी प्रकार की स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं कि अगर आप यहां पर GREMMER लिख तो आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है। F7 शॉर्टकट कमांड होती है स्पेलिंग को चेक करने की व उसे ठीक करने की। गलत शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा, सही शब्द के नीचे किसी प्रकार की रेखा नहीं आती। और अगर किसी ग्रामर मिस्टेक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है अगर किसी शब्द में और स्पेलिंग ठीक है, तो उस शब्द के नीचे हरे रंग की, और जब कंप्यूटर असमंजस की स्थिति में होता है तो नीले रंग की रेखा प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा इसको राइट हैंड साइड पर कर देता हूं, कि आपका जो ऑप्शन है, जो निम्नलिखित में से किस नेविगेशन विकल्प के द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल को जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी सन 2003 से पूछा गया है। इंसर्ट से ऑब्जेक्ट मेन्यू विकल्प का प्रयोग करेंगे तो आप साउंड फाइल को इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं 2019 संस्करण की, तो आप यहां से ऑनलाइन वीडियो विकल्प की सहायता से किसी प्रकार की वीडियो को ऐड करा सकते हैं और आप किसी प्रकार का यहां पर ऑडियो या वीडियो आप ऐड करा पाएंगे इंसर्ट में जाकर इस ऑप्शन की सहायता से। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू। 2003 से प्रश्न लिया गया है दोस्तों, 2003 संस्करण से। आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम
सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ कॉलम की बात हो रही है, यानी आप कितने कॉलम ऐड करा सकते हैं। तो एक टेबल में आप अधिकतम कॉलम की संख्या 63 यानी 63। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि आप अपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल के अंदर कॉलम्स की संख्या मैक्सिमम 63 कर सकते हैं, और अगर बात हो पेज को कॉलम में कन्वर्ट करने की तो उसकी जो अधिकतम सीमा है वो है 45। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेबल के अंदर अधिकतम कॉलम है 63 और पेज को 45 कॉलम्स में बदला जा सकता है। आगे चलते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट के कौन किसे आकार उपलब्ध हैं। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे छोटा है 8 और अधिकतम है 72, यानी कार्य के आधार पर हमारे पास सबसे छोटा फॉन्ट है 8 और मैक्सिमम है 72। आप यहां पर देखेंगे कि जब हम होम पर क्लिक कर रहा हूं तो न्यूनतम 8 यहां पर दिख रहा है और अधिकतम आपको 72 दिख रहा है। लेकिन एक प्रश्न आता है, साधारण तौर पर फॉन्ट के साइज, तो आप यहां पर किसी भी प्रकार का कोई नंबर यहां पर एंटर करा दें और जैसे ही मैं उसको एंटर प्रेस करूंगा तो दोस्तों उसकी अधिकतम सीमा यहां पर 1638 प्रदर्शित होती है, यानी न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 और अधिकतम होता है 1638। किसी दस्तावेज में पेज ब्रेक कैसे लागू होगा। तो पेज ब्रेक लागू होगा दोस्तों इंसर्ट विकल्प में पेज ब्रेक टैब पे जाकर, यानी आप वर्ड पे चलिए, इंसर्ट में आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एंटर, जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार के पेज को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मैक्रो को परिभाषित करें। तो मैक्रो की शॉर्टकट कमांड अल्ट F8 होती है, इसकी मदद से आप किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट कमांड में परिवर्तित कर सकते हैं। आप मैक्रो में वह शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से किसी कार्य हेतु निर्देशित ना की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, कठिन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए वीबी उपयोग करने एमएस वर्ड में बनाए गए छोटे प्रोग्राम। तो दोस्तों वीबी का उपयोग मतलब वर्चुअल विजुअल बेसिक का प्रयोग करके, विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग करके छोटे प्रोग्रामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैक्रो क्रिएट किए जाते हैं। शॉर्टकट कमांड अल्ट F होती है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि मैं एक मैक्रो क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैक्रो पर क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा सबसे पहले व्यू में और यहां पर मिलेगा मैक्रो, मेरे को करना है रिकॉर्ड, तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देता हूं और कीबोर्ड पर क्लिक करता हूं। शॉर्टकट कमांड देना है कंट्रोल शिफ्ट ओ, कमांड दे दी मैंने, इसको मैं असाइन कर देता हूं। असाइन करते ही आप देखेंगे आपका माउस पॉइंटर किसकी संरचना ले ली है, कैसेट रिकॉर्डिंग की, यानी अब जो आप टाइप करोगे वो रिकॉर्ड होगा। तो मैं यहां पर अज्जू टैक यहां पर लिख देता हूं और मैक्रो में जाकर रिकॉर्डर को स्टॉप कर देता हूं। तो अब दोस्तों चाहे आप नया डॉक्यूमेंट ले लीजिए, नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं जब भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करूंगा जितनी बार भी, तो आप देखेंगे जो कार्य मैंने रिकॉर्ड कराया था वो बार बार स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। यानी आप अपने किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड दे सकते हैं। दोस्तों मैक्रो की जो प्रोग्रामिंग है आप देख सकते हैं, जब मैंने मैक्रो पर क्लिक किया, व्यू मैक्रो पर क्लिक किया और जब आप इसे शो इन्फो पर या एडिट पर जाएंगे तो ये आपको सीधे ऊपर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी VBA के ऊपर ले गया। तो मैक्रो की प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक में ऑटोमेटिक बैकएंड पर क्रिएट होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन करता है। दोस्तों यहां पर जो स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर मुनाफा यानी राइट आंसर है, मुनाफे का मतलब हो गया है मार्जिन से, यानी निम्नलिखित में से कौन स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन करता है। यानी आप एमएस वर्ड में अगर हम यहां पर कोई लेखन कार्य ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर कई सारा लेखन कार्य लिखा हुआ है, इसके बाद मैं पेज लेआउट पर गया, कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूं 2 कॉलम्स में, तो आप देखेंगे कि कंट्रोल C V से मैं इसे पेस्ट कर देता हूं तो लेखन कार्य आपको यहां पर मौजूद हो रहा है। तो लेखन कार्य जब आपको मौजूद हो रहा है तो आप ये बीच वाला जो एरिया देख सकते हैं ये मार्जिन है, यानी स्तंभों के बीच की जो दूरी घटाने बढ़ाने का काम है ये मार्जिन का एरिया है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि 250 रुपए का कोई माल खरीदा 300 रुपए में बेच दिया तो
₹50 का मार्जिन है, यानी ₹50 का मुनाफा है। तो मुनाफे को आप मार्जिन के नाम से भी जानते हैं या मार्जिन को आप मुनाफे के नाम से भी जानते हैं। तो शुद्ध हिंदी है, पेपर में बहुत ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप सही उत्तर लगा पाएंगे। किसी दस्तावेज का टाइप फेज निम्नलिखित मेन्यू आइटम का चयन करके बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी किसी दस्तावेज का टाइप फेज, यानी जो उसका ओवरऑल टाइप है, निम्नलिखित मेन्यू आइटम का चयन करके बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रारूप। प्रारूप का मतलब हो गया टेम्पलेट, यानी पूरा डिजाइन आपको चेंज करना है डॉक्यूमेंट का, तो आप यहां पर थीम टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं। थीम्स की मदद से आप अपने दस्तावेज का कंप्लीट प्रारूप चेंज कर सकते हैं। जब आप डिजाइन पर जाएंगे तो आपको थीम्स ऑप्शन मिलेगा। तो थीम्स में विभिन्न प्रकार की थीम्स हैं, आप जो भी थीम्स का चुनाव करोगे आपके दस्तावेज का प्रारूप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन होते हुए, मैं अलग अलग थीम्स चुन रहा हूं, थीम्स के अकॉर्डिंग कलर ऑप्शन भी चेंज होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से फिट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कॉलम के किनारे पर 2 बार राइट क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम की चौड़ाई बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों कॉलम की चौड़ाई से बात है तो ये प्रश्न एक्सेल से पूछा जा रहा है, यानी वो बोल रहा है कि आपने किसी कॉलम में कुछ लेखन कार्य लिखा और वो अधिक बड़ा हो गया कुछ इस प्रकार से, तो आपको इस लेखन कार्य के अनुसार अपना कॉलम चौड़ा करना है। तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जब आप क्लिक करोगे यहां पर जाकर डबल क्लिक, तो आपका जो कॉलम है वो लेखन कार्य के अनुसार चौड़ा हो गया। एक बार और समझते हैं कि आपने कोई नंबर डिजिट यहां पर इनपुट कर दी और वो आपके सेल से बड़ी है, या आप कोई लेखन कार्य लिख रहे हैं वो आपके सेल से बड़ा है, तो आप चाहते हैं फिट हो जाए, जितना लेखन कार्य कॉलम में है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए, तो आप इस जगह आकर डबल क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका कॉलम लेखन कार्य के अनुसार उतना चौड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका जो राइट आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर मिलेगा आपको, कॉलम के किनारे पर 2 बार राइट क्लिक करने पर आप कॉलम को उतना चौड़ा कर पाएंगे। कुछ ईमेल के एमसीक्यू हैं आपके सामने, मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ARPANET के लिए ईमेल आविष्कार जिसने किया, दोस्तों ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है। कौन सी कंपनी के द्वारा कौन सी कंपनी ईमेल सुविधा नहीं देती, तो दोस्तों गूगल भी देती है, याहू भी देती है, रेडिफ भी देती है, यानी गूगल, याहू और रेडिफ आपकी जीमेल की सुविधा प्रदान करती है, यानी ईमेल की सुविधा प्रदान करती है, बस फेसबुक आपकी ईमेल की सुविधा प्रदान नहीं करती है। दोस्तों ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में बनाया गया था। 1971 में सबसे पहला रानी एलिजाबेथ को इन्होंने कीबोर्ड की पहली पंक्ति QWERTY UIOP लिखकर भेजी थी। तो रे टॉमलिंसन तभी से बहुत ही फेमस हैं। @ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों @ का प्रयोग यूजर तथा डोमेन नेम को अलग अलग करने में। यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों, यानी यूजर नेम किसी यूजर का नाम होता है, जैसे आप यहां पर कुछ भी मेंशन कर दीजिए, जैसे अज्जू टेक 0509, ये हो गया मेरा यूजर नेम। @ और ये हो गया आपका gmail.com, और उसके बाद जो जीमेल है ये क्या हो गया दोस्तों, जीमेल हो गया आपका डोमेन और .com हो गया डोमेन एक्सटेंशन। तो इतना पार्ट आपका यूजर नेम कहलाया और इतना पार्ट डोमेन नेम, यानी जो कंपनी आपको सुविधा प्रदान कर रही है, और ये रहा उसका एक्सटेंशन, यानी वो कंपनी किस तरीके का कार्य कर रही है, यानी वो कमर्शियल कंपनी है, व्यावसायिक कंपनी है, उसका धंधा है इस तरीके के कार्य करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो @ सिंबल करता है। ये ऐड सिंबल होता है, ये एक सुरक्षित सिंबल है जो स्पेशली डिजाइन फॉर ईमेल के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्त @ की मदद से ऐसा काम किया जाता है, यानी @ का प्रयोग यूजर तथा डोमेन नेम को अलग करने के लिए किया जाता है। आप एक ईमेल पर अधिकतम 24 घंटे के अंदर कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 500 लोगों को एक दिन में मेल भेज सकते हैं। मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों ध्यान देंगे, मेल को भेजने के लिए सेंड का प्रयोग किया जाएगा और मेल भेजने के पश्चात वो सेंट में मिलता है, यानी सैंड बॉक्स की मदद से मेल भेजा जाता है और सेंट
बॉक्स में अंदर यानी सेंड फोल्डर के अंदर यहां पर आपको भेजे गए ईमेल प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर एक कैरेक्टर का डिफरेंस है डी और टी का। डी में यानी सेंड के डी में आप बटन दबाकर मेल को सेंड कर सकते हैं, पर सेंड के टी में आपको भेजे गए ईमेल की सुविधा प्राप्त होगी। मेल लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मेल को तैयार करने के लिए कंपोज मेल का प्रयोग करेंगे। जब कोई मेल डिलीट करते हैं तो ट्रैश में वो चला जाता है, जो थ्रैश भी बोलते हैं, यानी डिलीट किए गया सभी प्रकार का मेल थ्रैश फोल्डर में आपको दिखाई देगा। जीमेल पर अधिकतम जो स्पेस मिलता है वो 15 जीबी का फ्री स्पेस मिलता है। इसके बाद आप क्लाउड से यानी गूगल ड्राइव से पैसे देकर स्पेस को खरीद सकते हैं। इनमें से कौन ईमेल का सर्विस प्रदान नहीं करता? दोस्तों व्हाट्सएप ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करती, याहू, जीमेल, रेडिफ सभी मेल प्रदान करते हैं। जो मेल हम भेजते हैं वो कहां जाता है? जैसा कि आपको बता चुका हूं, जो मेल हम भेजते हैं वो सेंट में जाता है, सेंट बॉक्स में। यूजर और डोमेन नेम को अलग करने वाला @ सिंबल आपको अभी बताया। सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। शॉर्टकट कमांड नोट डाउन कर लीजिए, Ctrl+Shift+C कार्बन कॉपी होती है, यानी आप कार्बन कॉपी की मदद से एक से अधिक यूजर को एक ही संदेश भेज सकते हैं सीसी की मदद से, परंतु उन सभी भेजे गए यूजर्स को ज्ञात हो जाता है कि ये सेम फाइल कितने अन्य ईमेल एड्रेसेस पर भेजा गया है। यही फर्क करूं मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, यानी बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+B। ब्लाइंड कार्बन कॉपी की मदद से भी आप एक ही संदेश को भिन्न भिन्न यूजर्स को भेज सकते हैं, पर बीसीसी की मदद से यह ज्ञात नहीं होता कि यह सेम मेल किस अन्य यूजर को भेजा गया है। सिर्फ यह ज्ञात हो जाएगा कि आपको जो मेल आया है वो आया तो बीसीसी से है, लेकिन वो अन्य किस यूजर को भेजा गया ये ज्ञात नहीं होता। मेलिंग भेजने वाले एड्रेस को कहां लिखते हैं? जिसे आपको मेल भेजना होता है उसे टू में लिखा जाता है। मेल भेजने वाले को यदि आप नहीं जानते तो वह मेल हो सकता है स्पैम हो सकता है। दोस्तों अनवांटेड मैसेजेस यानी जो आप नहीं चाहते वो आपको स्पैम फोल्डर के अंदर, जो विनाशकारी मैसेज होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरीके के मैसेज आपको स्पैम फोल्डर के अंदर प्रदर्शित होंगे। जीमेल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों गूगल कंपनी का है, गूगल मेल तो गूगल द्वारा बनाया गया है। जीमेल का वह भाग जो @ सिंबल के बाद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो @ के बाद जो रहता है वो डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब वो कंपनी जो सुविधा प्रदान कर रही है। ईमेल का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के यूजर नेम में कितने डॉट शामिल कर सकते हैं? तो दोस्तों ईमेल के यूजर नेम में आप एक डॉट शामिल कर सकते हो। कितने डॉट? एक डॉट। यानी कोई भी यूजर नेम लिखते हो, यूजर नेम एक यूनिक नाम होता है। जो दुनिया में जितने भी यूजर होते हैं, एक यूजर नेम के दो व्यक्ति नहीं हो सकते, यानी दो व्यक्तियों का एक यूजर नेम नहीं हो सकता। तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग यूजर नेम होते हैं जिससे उनकी इंडिविजुअल पहचान होती है। तो ये प्रश्न है कि आप एक ईमेल में कितने यूजर नेम के अंदर कितने डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप डॉट एक बार इस्तेमाल करेंगे यूजर नेम में। तो उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा की जा रही कोशिश से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ निरंतर आप लोगों से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।